अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही ये होगी। बहुत सारे मतलब साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अरेंज किया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को देखिए और कॉपी एंड पेन लेकर बैठिए ताकि आप क्वेश्चन को नोट कर सकें। एंड हाँ, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो भी बच्चे चैनल पर न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके क्लास का। ओके, चलिए तो क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं कुछ मोटिवेशन कोड के साथ। आपके लिए एक मोटिवेशन कोड। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। ठीक है, तो अपना जज्बा रखिए जीतने का। किस्मत बदले ना बदले लेकिन वक्त ज़रूर बदलता है। लेकिन वक्त कैसे बदलेगा? तो आपके मेहनत से वक्त बदलेगा। ठीक है, अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, आपका एक ना एक दिन वक्त ज़रूर बदलेगा। ओके, चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हम आप ये मोटिवेशन इसलिए डालते हैं ताकि आप मोटिवेट हो और पढ़ने में आपका ध्यान लगे। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। ओके बच्चों, चलो क्लास की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। हमारा क्या क्वेश्चन है? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विघटन कर्व होता है, यानी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जो इसका ग्राफ होता है वो ही पूछ रहा है आप लोगों से कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन जब होता है तो हीमोग्लोबिन का। तो बच्चों, जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। हम लोग पढ़ते हैं, मैं हिंदी सीखने की कोशिश कर रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो। ओके, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विघटन कर्व होता है। जिसको इसको आंसर पता है जल्दी से कमेंट में आंसर लिख दो। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तो क्या होता है, वो सिग्मा कार होता है या फिर इसे सिग्मोइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा कार या सिग्मोइड। ओके, ये सिग्मा कार नहीं, ये सिग्मोइड लिखा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, यानी ये एस शेप का होता है। अगर ऐसे होता है ना तो ये ऐसे जाकर ऐसे एस शेप टाइप निकलता है। ठीक है, जो इसका कर्व होता है वो यहाँ PO2 हो जाता है और इधर सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो ये किस शेप का होता है? एस शेप का होता है और ये सिग्मोइड होता है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन किससे है? तो हमारे मेंडल साहब से। किससे है? मेंडल साहब से है। ओके, तो चलो, मेंडल साहब को तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। क्या है? बाग की मटर का कौन सा गुण जो मेंडल ने अध्ययन किया प्रभावी था? कौन सा ऐसा गुण था जो कि मेंडल ने अध्ययन किया था और वो बहुत प्रभावी था? तो ऑप्शन क्या है हमारा, देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बीज का हरा रंग, फली का हरा रंग, या फिर झुर्रीदार बीज का आकार, या फिर अंतस्था पुष्प स्थिति। मतलब ग्रीन कलर ऑफ द सीड, या फिर पॉड ग्रीन कलर, या फिर व्रिंकल सीड शेप, या फिर इन फ्लावर पोजीशन। क्या था? आप सभी को पता होगा कि मेंडल ने क्या किया था, कब किया था, ये सबको पता है। ठीक है, 10th से आप लोग पढ़ते आ रहे हो तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो उन्होंने क्या किया था, जो कि अध्ययन किया था और प्रभावी था, वो क्या था? पॉड था। क्या था? यानी फली था। फली का, वो भी हरा रंग का। ठीक है, यानी पॉड ग्रीन कलर था, यानी फली का हरा रंग। जो सबसे इफ़ेक्टिव गुण था वो क्या था? फली का हरा रंग, यानी पॉड ग्रीन कलर। ओके, पॉड ग्रीन कलर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा? तो द राइट आंसर इज़ बी। जो बच्चे ने बी मारा है उसका 100% आंसर सही है। बी मारा मतलब बी कमेंट में लिखा। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कौन एक मानवों के विकास से निकट रूप से जुड़ा है? यानी मानवों के विकास से निकट रूप से जुड़ा हुआ चीज़ आप लोगों से पूछ रहा है। इन 4 ऑप्शंस दिए हुए। क्या द्विनेत्री दृष्टि था जो कि मानवों के विकास के से निकट रूप से जुड़ा था, या फिर जबड़ों का छोटा होना, या पूंछ गायब होना, या चपेट नाखून? तो क्या है? जबड़ों का छोटा होना, शॉर्टनिंग ऑफ जॉ। ये क्या है? मानवों के विकास से निकट रूप से जुड़ा हुआ है। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, यूरिया का उत्पाद इसके द्वारा होता है। यूरिया का उत्पाद किसके द्वारा होता है, ये मैं बहुत इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ये टॉपिक भी आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा हर ईयर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ नंबर तो श्योर हो जाएंगे ना। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ऑर्निथोचक्र, कोरी चक्र, या फिर अर्जिनिन साइकिल, या फिर ईएम पाथवे, क्या है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, यूरिया का उत्पाद किससे होता है, ऑर्निथोचक्र से। किससे होता है बच्चों, ऑर्निथोचक्र से होता है। ओके, ऑर्निथोचक्र से, ऑर्निथोचक्र को एक और चीज़ कहते हैं, ये याद रखिएगा, यूरिया साइकिल भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये करता क्या है, तो ये कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट का काम करता है, मतलब बदलता है। ये क्या करता है, एक्सेस अमोनिया जो होता है, एक्सेस अमोनिया को किस फॉर्म में चेंज कर देता है बच्चों, यूरिया के फॉर्म में। किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में। अब कोई पूछ देगा, ये तो पता चल गया कि ऑर्निथोचक्र होता क्या है। ये क्या करता है, ज़्यादा जो अमोनिया होता है उसको क्या करता है, यूरिया के रूप में बदल देता है, ठीक है, यूरिया के रूप में बदल देता है। ये होता कहाँ है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसे याद करो कि लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्निथोचक्र होता है, ठीक है। चलो समझ गए होगे। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कृषि में सबसे अधिक परागण करने वाला कारक, सबसे अधिक, ये याद रखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक परागण करने वाला कारक है। कौन सा कारक है, फोरहेड यानी माथा, या मधुमक्खी, या तितलियां, या फिर वाइटल्स। माथा तो होता नहीं, ये क्या है, ये परागण थोड़ी करता है, ये पॉलिनेटिंग थोड़ी करता है। मधुमक्खी, हाँ ये हो सकता है, तितली के द्वारा भी होता है, ठीक है ना, वाइटल्स के द्वारा नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या, अब दो हमारा ऑप्शन है, मतलब या तो मधुमक्खी होगा आंसर, नहीं तो तितली होगा। तो तितली बहुत कम करती है परागण, सबसे ज़्यादा क्या करती है, बी यानी मधुमक्खी करती है, ठीक है। उसके पास पॉलन बैग होता है, ठीक है, जिससे कि वो क्या करती है, परागण करती है। ओके, क्या करती है, परागण करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल था। आई होप सभी बच्चे ने सही आंसर दिया होगा। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कला संवलन कहलाते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके आंतरिक कला संवलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आखिर वो, तो क्या वो ग्रेन्स कहलाते हैं, या फिर थाइलोक्लाइड्स कहलाते हैं, या फिर लेमिला कहलाते हैं, या फिर क्रिस्टी कहलाते हैं, ठीक है। तो चलो हम ऑप्शंस को देख लिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि क्या कहलाते हैं वो आंतरिक कला, वो क्रिस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टी कहलाता है। चलो थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम दिखा दे रही हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो डायग्राम की हेल्प से बता दे रही हूँ। और माइटोकॉन्ड्रिया, और डायग्राम देखने से ना माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर भी हम लोग को रिकॉल हो जाएगा, किसे क्या कहते हैं ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो उसे हम स्क्रीन पर लाते हैं। जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या है, वो एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपके सामने स्ट्रक्चर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कला संवलन कहलाते हैं। आंतरिक कला यानी ये, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रिस्टी, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा ये देख लो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर होता है वो सबसे ऊपर में क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। इससे क्या हो जाएगा, इससे आप लोगों को एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। अंदर वाले को क्या कहते हैं, उसे इनर, एक हो जाता है, एक लेयर, पहले आउटर मेम्ब्रेन आता है उसके बाद इनर मेम्ब्रेन आता है, ठीक है। ये आउटर का मेम्ब्रेन है और ये इनर का मेम्ब्रेन है। ये क्या करता है, अंदर के मैट्रिक्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और क्रिस्टी के अंदर जो फिल भरा हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं, हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलो तो आई होप ये आप लोग को याद हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का एक बार स्ट्रक्चर भी रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कला संवलन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या, क्रिस्टी, या फिर उसे इंग्लिश में सिस्टर्नी भी बोलते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या बोल रहा है, फलीदार पादपों में वायवीय N2 के स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद है।
इसका मतलब क्या है, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फिक्सेशन ऑफ एरोबिक N2 इन लेग्यूमिनस प्लांट किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, स्थितिकरण में पाया जाता है, तो क्या ग्लूटामेट के फॉर्म में, या फिर NO2 माइनस के फॉर्म में, या फिर अमोनिया NH3 यानी अमोनिया के फॉर्म में, या फिर NO3 माइनस के फॉर्म में। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है यानी जो फर्स्ट फिक्सेशन होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, एरोबिक N2 किस फॉर्म में पाया जाता है, N2 किस फॉर्म में पाया जाता है, तो वो अमोनिया के फॉर्म में पाया जाता है यानी NH3 के फॉर्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, NH3 के फॉर्म में। ओके बच्चों, NH3 को क्या बोलते हैं हम, अमोनिया ही बोलते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका संचारी के रूप में कार्य नहीं करता। क्या पूछ रहा है कि कौन सा तंत्रिका संचारी के रूप में कार्य नहीं करता। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉर्टिशान, सेकंड क्या है नोरीपाइनफेरिन, थर्ड क्या है इपीफेरिन, और फोर्थ क्या है एसिटॉल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, तो यानी क्या पूछ रहा है आपसे, तंत्रिका संचारी यानी न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, तो ये क्या मैसेज पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है, मैसेज पहुंचाने का काम करता है, मतलब आपके सारे सेल से जितने मैसेजेस आते हैं वो आपको ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो यही क्या काम है, यही किसका वर्क है, न्यूरॉन्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर का वर्क है। ठीक है, यानी काम है। तो बच्चों हम जब फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो क्या है, कॉर्टिशान, ये क्या है, ये एक मेडिकेशन है, मेडिकेशन का टाइप है जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। अब ट्रीटमेंट किसी को पेन हो रहा है ज़्यादा तो ये कॉर्टिशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड भी बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CORTICOSTERIOD। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं। इसका डॉक्टर क्यों यूज करते हैं, पेन को कम करने के लिए। ओके, क्या करते हैं, पेन को यानी दर्द को कम करने के लिए। तो ये हो गया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ध्यान से रखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका संचारी के रूप में कार्य नहीं करता है, यानी आपका ट्रांसमिट मतलब मैसेज ट्रांसमीटर का काम कौन सा नहीं करता है। तो सेकंड क्या है, नोरीपाइनफेरिन का, इसका वर्ड क्या होता है, ये भी क्या करता है, मैसेज सेंड करता है ब्रेन को। ठीक है, ये क्या करता है, मैसेज सेंड करता है ब्रेन को, तो ये क्या कर रहा है, ये तो ट्रांसमीटर का काम कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड क्या है, इपीफेरिन क्या करता है, ये भी एक तरह का ट्रांसमीटर का काम करता है, और ये क्या बताता है, ग्लूकोज लेवल को बताता है कि आपके ब्लड लेवल में कितना ग्लूकोज लेवल है। एसिटल कोलाइन का क्या वर्क होता है बच्चों, तो ये भी क्या करता है, एज अ न्यूरोट्रांसमीटर ही वर्क करता है, यानी मैसेज सेंड करता है। तो आपका इस हिसाब से आंसर पता चल गया होगा, क्या होगा, कॉर्टिशन होगा। क्यों, क्योंकि ये पेन को कम करने का काम करता है, यानी रिलीफ देता है। ठीक है, ये पेन को कम करने का काम करता है, ये ट्रांसमीटर का काम नहीं करता है। ठीक है, अगर दर्द हो रहा है तो दर्द को दबाएगा ये, ना कि ये मैसेज पहुंचाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, मनीषा शब्द का विशेषण रूप निम्नांकित में कौन है। मनीषा शब्द का विशेषण रूप निम्नांकित में कौन है। भाई मनीषा का विशेषण पूछ रहा है। ऑप्शन ए मानसी, नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी मानुषी, तो मनुष्य का होता है मानुषी, है ना। ऑप्शन सी मनीषी, ऑप्शन डी मानसिक। क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनीषी, है ना। मनीषा का विशेषण क्या होता है बच्चों, मनीषी होता है। क्लियर है, मनीषा का विशेषण क्या होता है बच्चों, मनीषी होता है। क्लियर है बच्चों, हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, रंगशाला में कौन सा समास है। रंगशाला में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, और ऑप्शन डी है बच्चों अव्ययी भाव। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। रंगशाला कौन सा समास है।
रंगशाला कौन सा समास है? मैं इसका समास विग्रह कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग के लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। रंग के लिए शाला। शाला मतलब घर होता है बच्चों, है ना, रहने का स्थान, रखने का स्थान। रंग के लिए शाला। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट बच्चों, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा भाई? क्योंकि तत्पुरुष समास जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो के लिए, है ना, संप्रदान के लिए, ये विभक्ति में टूट रहा है ना, हाँ, तो विभक्ति चिन्ह में अगर टूट रहा है भाई तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, है ना। और यहाँ पे के लिए टूट भी रहा है तो ध्यान दीजिए, ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष में कौन सा होगा बच्चों? ये होगा संप्रदान तत्पुरुष, है ना। क्लियर है? कर्मधारय है तो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका पहला पद विशेषण होता है, विशेषण है नहीं। द्विगु भी नहीं होगा। द्विगु इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, वो भी नहीं होगा। अव्ययी भाव भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि रंग और साला बिल्कुल अलग अलग दो शब्द हैं और एक साथ मिलने पर एक टर्म पद बन जा रहे हैं। क्लियर है? तत्पुरुष समास होगा। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नांकित में से पवन का पर्यायवाची कौन सा है? भाई ये क्वेश्चन इतना इजी है, इतना इजी है कि इसका आंसर तो आप लोग के छोटे छोटे भाई बहन बता देंगे। पवन का पर्यायवाची कौन सा सही होगा बताइए? चपला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दामिनी, ऑप्शन सी समीर, ऑप्शन डी विकार। चलिए बताइए। पवन सुने? चित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व ये अधव शरीरा। सुने कि नहीं सुने ये? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समीर। क्लियर है बच्चों? समीर का मतलब क्या होता है बच्चों? पवन होता है ना। अब आती है बात चपला और दामिनी की बच्चों। तो चपला और दामिनी ये दोनों जो है बच्चों बिजली का, किसका है पर्यायवाची? बिजली का, है ना। बिजली का चपला, दामिनी, तड़ित, है ना जी, विद्युत। बच्चों विकार किसका है बच्चों? विकार है बीमारी का या रोग का, है ना। विकार किसका है बच्चों? बीमारी या रोग का विकार, है ना। क्लियर है? हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के कितने प्रकार, है ना। हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के प्रकार कितने हैं? हम उनको कितने तरह से पर्यायवाची शब्द हम बना सकते हैं हिंदी में, बताइए। ये मैं एक्चुअली कितने बार बता चुकी हूँ ये क्वेश्चन, लेकिन आप लोग जो है कभी इस चीज़ को गौर नहीं किए होंगे। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। जी हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? वीडियो नहीं आया? हाँ जी, वो मैं एक्चुअली ना 8 दिन से मैं बीमार थी, इसीलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था बच्चों। कोई नहीं, अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं स्वस्थ हो गई हूँ। अब रोज़ाना वीडियो आएगा आपका, आप लोग के लिए। जी हाँ, पर्यायवाची शब्दों के प्रकार। बच्चों यहाँ पे पर्यायवाची शब्दों का प्रकार देखिए, इसका राइट आंसर मैं पहले बता देती हूँ बच्चों। इसका राइट आंसर ए, ऑप्शन ए यानी 3 होगा, है ना। 3, 5, 4 अनगिनत पर्यायवाची शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, है ना। कौन है? सबसे पहला देखिए, सबसे पहला तो बच्चों ये खुद पर्यायवाची है ना। सबसे पहला शब्द कौन होगा? पर्यायवाची। दूसरा बच्चों, दूसरा होगा समानार्थी, समानार्थी। और तीसरा होगा समानार्थक। क्लियर है बच्चों, है ना। ये तीनों जो हैं बच्चों एक ही अर्थ प्रकट करते हैं ना। पर्याय का अर्थ भी यही चीज़ होता है बच्चों, है ना। पर्याय का अर्थ भी यही होता है, एक जैसे शब्द लिखना ना। समानार्थी का अर्थ भी वही होता है, एक जैसे शब्द प्रकट करना। समानार्थक का भी अर्थ वही होता है। क्लियर है? पर्यायवाची का अर्थ भी वही होता है, सेम अर्थ, है ना, एक जैसे अर्थ प्रकट करना। तो हिंदी में पर्यायवाची शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, पर्यायवाची, समानार्थी और समानार्थक। क्लियर है बच्चों? लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों।
बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, गायक में संधि है। गायक में कौन सा संधि है भाई? वृद्धि संधि, आयाद संधि, यन संधि और व्यंजन संधि। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गायक में कौन संधि है जी? वृद्धि स्वर संधि, आयाद स्वर संधि, यन स्वर संधि या व्यंजन संधि। पहले मैं बता दूं बच्चों, गायक स्वर संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी तो एकदम छट जाता है ना। ऑप्शन डी का तो कोई वजूद ही नहीं रहता है, क्योंकि व्यंजन संधि स्वर संधि का भेद तो है नहीं, वो बिल्कुल अलग है ना। अब बच गया वृद्धि, यन और आयाद। ये तीनों में से राइट आंसर क्या होगा बताओ बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयाद स्वर संधि। क्लियर है? गायक किस स्वर संधि का उदाहरण है? आयादी का। अब मैं बताऊं कि गायक का सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। तो गायक का संधि विच्छेद होता है बच्चों गय जोड़ अक, है ना। अब तुम लोग कहोगे मैम आप कैसे पहचान ली कि ये गायक जो है बच्चों आयादी संधि है? बिल्कुल आपका कहना जायज़ है। तो मैं बताऊं बच्चों, इसका तो एक ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक कब काम आता है? जब आप पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। ट्रिक तभी काम आता है बच्चों जब आप पहले उसको अच्छे से पढ़ लिए हो, है ना। ट्रिक याद रख लोगे और आपको उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं इसके बारे में कुछ बता देती हूँ बच्चों। आयादी संधि वैसे संधि को कहते हैं, है ना, या जिस संधि में ए, ध्यान से सुनिएगा, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, है ना। ए ऐ ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आई और ओ का अब और औ का आब हो जाता है। क्लियर है? मैं क्या बोली? ए ऐ के बाद कोई और संधि। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या है? ऐ है, गए ऐ, और ऐ के बाद आय आ गया। तो जब ऐ के बाद आ आया बच्चों तो क्या बनता है बच्चों? आय बनता है ना। तो ये गा तो पहले से है ही और आ बन गया, तो गा में आ जुड़ गया बच्चों, तो क्या बन गया? गाय। और का यहाँ पे है तो बन गया गायक। समझ में आया? और आयाद संधि का ट्रिक मैं बता देती हूँ बच्चों। आयाद संधि जो मोस्ट ऑफ वर्ड होते हैं, अधिक से अधिक शब्द जो होते हैं वो 3 अक्षर के होते हैं। क्लियर है? 3 ही अक्षर के होते हैं बच्चों। गायक, पवन, नयन, नायक, नायिका, गायिका। समझ में आ रहा है? पावक, सावक, हैं, ये सारे जो हैं बच्चों ये आयाद संधि के उदाहरण है ना। ये मैक्सिमम वर्ड 3 ही अक्षर के होते हैं। उसके बाद इसमें कोई ऊपर वाला मात्रा नहीं होता, ऐकार, ओकार, औकार, ये सब मात्रा जल्दी नहीं होता। बहुत ही रेयर केस में 1-2 में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलता है। क्लियर है? और दूसरा, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो 3 शब्द, ये 3 तरह का उच्चारण जरूर होता है। एक तो आय का, दूसरा ऐ का, तीसरा आव का और चौथा आव का, है ना। अब जैसे गायक, गायक आय आ रहा है ना, आय तो आयाद संधि है ना, होगा। जैसे पावक, आओ आ रहा है ना, पावक, पवन, अब। समझ में आ रही है मेरी बात? वृद्धि संधि तो भाई जिसमें 2 पहिया ऊपर हो वो वृद्धि संधि होगा, ये क्लियर है। इसमें 2 पहिया ऊपर वो वृद्धि संधि, है ना। आप लोग देख लो फिर कि 2 पहिया किस में ऊपर होता है जो। क्लियर है? अब यन संधि, भाई यन संधि जिसमें आधा वर्ण होता है वो यन संधि होता है। ये ट्रिक मैं बता रही हूँ, लेकिन जब तक आप लोग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा बच्चों ट्रिक भी क्लियर नहीं होगा। चलिए अभी आयाद संधि आपका क्लियर हुआ, अगले प्रश्न में हम लोग वृद्धि संधि, यन संधि को भी क्लियर कर ही लेंगे। बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 13वां, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद करिए। भाई बताइए दिग्दर्शन क्या होगा? दिग्दर्शन का संधि विच्छेद। दिग्जोड़ दर्शन ऑप्शन ए है बच्चों, ऑप्शन बी दिग्जोड़ दर्शन, ऑप्शन सी दिहजोड़ दर्शन, ऑप्शन डी दिग्जोड़ दर्शन। बताइए क्या होगा?
बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि दिक जोड़ दर्शन। देखिए ये क्यों होगा, पहले तो आप जान लीजिए ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बच्चों, ये व्यंजन संधि का उदाहरण। देखिए कहा जाता है कि जब क के बाद, है ना, क च ट त प के बाद, है ना, किसी भी वर्ण का तीसरा अक्षर या पांचवा अक्षर आए, है ना, तो उस वर्ण का क्या हो जाता है जी, तीसरा हो जाता है। यानी क के बाद तीसरा वर्ण, ये त थ द का तीसरा वर्ण आया हुआ है ना, तो क का यहाँ पे तीसरा वर्ण हो जाएगा। क्लियर है, क के स्थान पर उसका क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण। यानी कि क जो है किसमें बदल जाता है बच्चों, तीसरे, अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो क का तीसरा वर्ण क्या है, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग है ना। तो यहाँ पे क हो गया ग में, तो द तो पहले से था ही बच्चों, क बदल गया ग में, तो ग, और बाकी आगे दर्शन, तो बन गया क्या बच्चों, दिग दर्शन। समझ में आई मेरी बात। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ क्या है। अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है बच्चों हथेली पर आग रखकर दिखाना, ऑप्शन बी कठिन परिस्थिति में पड़ना, ऑप्शन सी अंगारों में जलकर दिखाना, ऑप्शन डी अग्नि में प्रवेश करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों। अग्नि परीक्षा, जी हाँ, अग्नि परीक्षा सीता माता ने दिया था ना, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा, कठिन परिस्थिति में पड़ना, है ना, या कठिन परिस्थिति को झेलना, है ना जी, ये कहलाता है अग्नि परीक्षा देना। बहुत कठिन परिस्थिति है ना, है, उसको झेलना, उससे पार लगाना, उससे लड़ना, यही तो है हमारी अग्नि परीक्षा, है ना, जो सीता माता ने कर दिखाया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर, बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी लोकोक्ति, कौन सा उपयुक्त होगा, है ना, कौन सी लोकोक्ति जो है उपयुक्त होगा। इसमें बच्चों अर्थ दिया हुआ है, आपको लोकोक्ति और मुहावरा चूज करना है। बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर, है ना, बताइए। ऑप्शन ए है बच्चों बद अच्छा बदनाम बुरा, है ना। बद अच्छा का मतलब होता है बच्चों कि बदमाश अच्छा है लेकिन बदनाम अच्छा नहीं, ये नहीं होगा बच्चों, है ना। ऑप्शन बी कहने से कुम्हार गड्ढे पर नहीं चढ़ता, ये भी नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन सी उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, आप बताइए बच्चों ये होगा या नहीं। ऑप्शन डी मूंदी नैन कथों कोई नहीं, ये होगा ऑप्शन डी, मूंदी नैन कथों कोई नहीं, मतलब कि आंख मूंदते ही इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, समझ में आई मेरी बात। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अब यहाँ पे लोई का अर्थ है बच्चों इज्जत से, लोई का अर्थ किस चीज़ से है बच्चों, इज्जत से है ना, कि जब इज्जत चला गया, यानी कि जब वो बदनाम हो गया, है ना, तो उसे कोई क्या कर सकता है। अब उसे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा करे या बुरा करे। समझ में आई बात। तो इसका राइट आंसर होगा उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, है ना। उतर गई मतलब उसके अंदर से इज्जत चला गया, उस बदनाम हो गया, है ना, तो उसको अब किसी चीज़ का भय नहीं है। क्लियर है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, है ना। अगर पसंद आया बच्चों तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम है बच्चों आप लोग शेयर करिए हमारे साथ, क्योंकि बच्चों हम आप लोगों के लिए ही हैं, है ना, हम और हमारी टीम आप लोगों के लिए ही है। इसलिए आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर करिए। बाकी बच्चों आप लोग प्रीवियस जो भी क्वेश्चन मैं पिछले कुछ दिनों से करवाई हूँ उसको आप रिपीट करिए, रिवीजन करिए, और जो क्वेश्चन मैं बताती हूँ उसको आप लोग ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैम आप 15 क्वेश्चन बता रही हैं, ठीक है मैं 15 बताती हूँ, लेकिन उन 15 की मदद से आप 50 तक पहुँचते हैं, 75 तक पहुँचते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, है ना। कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। क्लियर है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।